हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राहुल राजपूत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इरा स्टडी में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये है सेक्शन बी का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम 10 क्वेश्चन करेंगे। और शुरू करते हैं पहले पार्ट के अंदर हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया था और ये हमारा 11वें से हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये बात किसकी करता है? ये पहला क्वेश्चन कहता है प्रोसीजर अंडर सेक्शन 25G एंड 25H ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। देखो ये जो एक्ट है ना, ये किसकी बात करता है? ये पूछ रहा है कि ये क्या है, और एग्जामिनर पूछना चाहता है कि ये क्या है, 25G में क्या है, 25H में क्या है। तो क्या बोलता है कि हमको सेक्शन इसने बता दिया, हमें पहले बताना पड़ेगा कि सेक्शन कह क्या रहा है और इसमें हम क्या करते हैं। तो बोला कि सेक्शन 25G प्रोसीजर फॉर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट का है। कैसे याद करें यार? देखो हिंट दे रहा हूँ, समझ जाना। जब एक बंदा रिटायर हो जाता है ना बुढ़ापे में जाके, तब भी उसकी मारी जाती है, समझ रहे हो। और एक बंदा जब जवानी में कंपनी से लात मार के निकाल दिया जाता है, रिटायर कर दिया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस की वजह से, कुछ की वजह से परमानेंटली क्या कहते हैं उसको, रिटायरमेंट दी जाती है, प्रक्रिया छटनी कर दी जाती है, निकाल दिया जाता है, जो कि कोविड में हुआ था। तब भी लोगों की लग गई थी। तो ये सेक्शन तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अगर सेक्शन के साथ पूछे एग्जामिनर तब भी सेक्शन लिख के आना है, और जो नहीं लिखा तो आपको तो पता ही है, प्रोसीजर ऑफ रिटायरमेंट है। ठीक है, बोला गया। थोड़ा सा देखो दिमाग को ज़्यादा असलियत मिल जाए, फोकस करते हैं। दिस सेक्शन मैंडेट द लास्ट कम फर्स्ट गो। क्या बोलता है? लास्ट कम फर्स्ट गो प्रिंसिपल कैन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ वर्कमैन। बिल्कुल याद रखना, लास्ट कम फर्स्ट गो। ये लाइन बहुत अच्छी है यार, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाऊंगा तुमको। फिर से पढ़ते हैं। कहता है दिस सेक्शन mandates the last come first go principle in case of retirement of workmen। कहता है ये जो सेक्शन है किस प्रिंसिपल पर चलता है? लास्ट कम, जो लास्ट में आया है वो आ जाओ, जो पहले आया है वो चले जाओ। मतलब जो पुराने वर्कर हैं उनको रिटायर किया जा रहा है, और जो उनके बाद में आया हुआ है, जो 10वें नंबर पे हायर हुआ या 10 साल बाद हायर हुआ, उसको लास्ट में तो उसको रखा जा रहा है, बाकी को भेजा जा रहा है। ये कहना है लास्ट कम फर्स्ट गो। लाइन अच्छी है, याद कर लेना, और मुझे लगता है याद भी रहेगा जब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से लिखना। कहता है की प्रोविजंस क्या है? पहला स्कोप, दूसरा रिटायरमेंट्स रूल। थोड़ा सा पकड़ लेते हैं, क्या बोला गया? रिटायरमेंट्स रूल, स्कोप पढ़ते हैं पहले। कहता है अप्लाइड टू वर्कमेन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैव कंप्लीट 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस इन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट। कहता है कोई ऐसा व्यक्ति वो अप्लाई कर सकता है जो वर्क क्या कहता है, सिटीजन हो इंडिया का सिटीजन। रेजिडेंशियल की बात नहीं करिए, सिटीजन, कि इंडिया का सिटीजनशिप उसके पास हो और वो 1 साल काम कर चुका हो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, तब उसको ये स्कोप लागू हो जाएगा, जिसके अंदर प्रोसीजर ऑफ रिटायरमेंट के अंदर वो आ जाएगा सेक्शन 25G में। बोला गया रिटायरमेंट रूल। रिटायरमेंट का रूल क्या है? व्हेन रीचिंग वर्कमैन द एम्प्लॉयर मस्ट फॉलो सीनियरिटी इन द कैटेगरी ऑफ द वर्कर। कहता है एम्प्लॉय क्या हो कि सीनियरिटी हो। जब रिटायरमेंट की बात करी जाए, जब उसको रिटाचिंग किया जाएगा वर्कमैन को, तो पहला तो ये फॉलो किया जाएगा वो सीनियरिटी हो, कंपनी के अंदर उसकी सीनियरिटी हो। द जूनियर मोस्ट एम्प्लॉय शुड बी रिचेड फर्स्ट। जो जूनियर मोस्ट होगा उसी को रिचेड फर्स्ट किया जाएगा, अंत में भर्ती हुई। ठीक है, जूनियर मोस्ट मतलब अंत में भर्ती हुई, जो अंत में होगा। एक्सेप्शन क्या होता है? इफ द एम्प्लॉयर रिकॉर्ड रीजन इन राइटिंग फॉर डिवर्टिंग फॉर्म दिस रूल दे मे रिचेड आउट ऑफ ऑर्डर। क्या बोला जाएगा? आउट ऑफ ऑर्डर निकाल दिया गया। आउट ऑफ ऑर्डर के द्वारा उसको क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। रीजन क्या होगा? राइटिंग में लिख के दिया जाएगा। अगर कोई रीजन है तो रिकॉर्ड रीजन इन राइटिंग में दिया जाए, लिखित कारण होगा। इसका एक एक्सेप्शन है कि एम्प्लॉयर के रिकॉर्ड में रीजन किया जाएगा। एक्सेप्शन है एम्प्लॉयर के रिकॉर्ड में क्या करा जाएगा? रीजन लिखा जाएगा, इसको निकालने का, रिटायरमेंट कंपनी से बंदे को, एम्प्लॉयर को निकालने का एक रीजन। ठीक है, बोलेगा लीगल रिक्वायरमेंट क्या है? कहता है एम्प्लॉयर मस्ट बी मेंटेन अ सीनियरिटी लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। इसकी लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपको एक लिस्ट मेंटेन करना पड़ेगा सीनियरिटी की एम्प्लॉय की। ये एम्प्लॉयर की लीगल है।
फेलियर टू फॉलो द प्रोसीजर कैन मेक अ रिटायरमेंट इलीगल एंड इनवैलिड। अगर इनमें से कोई भी रूल को फॉलो नहीं किया जाता है या प्रोसेसर को, तो क्या बोला जाएगा, रिटायरमेंट इलीगल और इनवैलिड माना जाएगा। केस लो है इसका मोहनलाल वर्सेस मैनेजमेंट ऑफ भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। द सुप्रीम कोर्ट emphasized that a section 25G is mandatory and breach of the section invalidate retirement। मतलब इस केस में क्या होता है, मोहनलाल वर्सेस मैनेजमेंट ऑफ भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और उस ऑर्डर में देते हुए उसने बोला कि सेक्शन 25 का यहाँ पे वायलेंस हुआ और सेक्शन 25 के रूल को फॉलो नहीं किया गया और जिसकी वजह से यहाँ जो रिटायरमेंट है वो इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट है भैया, प्रोटेक्ट द जॉब सिक्योरिटी फॉर द इंश्योरिंग फायरनेस एंड नॉन आर्बिट्रेरीनेस इन टर्मिनेशन। मतलब जॉब को सिक्योर किया जा रहा है जिसके अंदर कोई फेयरनेस नहीं हो, कोई भी इनसिक्योर का तो फेयरनेस हो, है ना, तरीके से काम करा जा रहा है। और नॉन एट्रीब्यूटनेस, मतलब ऐसा ना हो कि किसी को भी रखा किसी को भी निकाल दिया, जब मन करा रख लिया, जब मन करा उसको टर्मिनेशन कर दिया, ऐसा नहीं हो रहा। इसका ऑब्जेक्ट है, इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट यही है। ठीक है। सेक्शन 25H दोनों के बारे में पूछा था, बोलेगा री एम्प्लॉयमेंट ऑफ रीच्ड वर्कमैन, मतलब वर्कमैन को दोबारा एम्प्लॉय किया जा रहा है, जो चले गए हैं, जो रिटायर कर दिए गए हैं, निकाल दिए गए हैं, उनको दोबारा भर्ती करने के लिए। दिस सेक्शन मैंडेट द रिस्टेड वर्कमैन बी गिवन अ परफॉर्मेंस फॉर री एम्प्लॉयमेंट इफ द एम्प्लॉयर इज हायरिंग। क्या प्रोविजन है, पहला एजिबिलिटी, है ना, एजिबिलिटी, एम्प्लॉयर्स ड्यूटी और कंडीशन और लीगल व्यू। क्या बोला, देखो अब इसके प्रोविजन में बोला गया एम्प्लॉयर एजिबिलिटी, बोला गया ओनली एप्लीकेबल टू रिचेड वर्कमैन नॉट डिसमिस या रिजाइन। मतलब उन वर्कों पे एप्लीकेबल नहीं होता सेक्शन 25H जहाँ पे वर्कमैन ने डिसमिस किया गया हो या उसको रिजाइन करके गया होगा। सिर्फ एक रिटायरमेंट जो रीच्ड करके, जो एक प्रोसेस के द्वारा सेक्शन 25 के प्रोसेस को फॉलो करके जिनको निकाला गया, उन्हीं को ही री एम्प्लॉयमेंट करी जा रही है। एम्प्लॉयर की ड्यूटी क्या बनती है, इफ़ एम्प्लॉयर प्रोसेस टू हायर अगेन रिटायरमेंट अफेक्टेड वर्कमैन मस्ट बी गिवन प्रेफरेंस ओवर अदर्स। मतलब उनको ना हमेशा प्रेफरेंस दिया जाएगा दूसरे एम्प्लॉयर से, दूसरे एम्प्लॉयर के अलावा उनको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर वो हायर कर रहा है रिटायरमेंट एम्प्लॉय को। तो बोला कंडीशन द रिचेड वर्कमैन शुड हैव ऑफर हिमसेल्फ फॉर री एम्प्लॉयमेंट। हमेशा वो खुद, उनके पास ऑप्शन होता है कि वो री एम्प्लॉय का देना, ज़बरदस्ती एम्प्लॉयर उनको साथ नहीं कह सकता, नहीं तुमको तो री एम्प्लॉय, तुमको काम करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं। जो रिटायर हो गया उसके ऊपर वो है कि भाई वो काम करना चाहे तो कर ले, नहीं तो छोड़ दे। ठीक है। लीगल व्यू में बोला गया JK कॉटन स्पैंक SPG एंड वेजी मिल्स लेबर कोड कहता है एम्प्लॉयर आर लीगली बाउंड टू ऑफर जॉब्स टू बी रिचेड एम्प्लॉय इफ रिक्वायरमेंट इज एक्वर्स। अगर रिक्वायरमेंट थी तो लीगली बाउंड था कि वहाँ पे उसको देना पड़ा जॉब। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, इंश्योर करता है जो रिचेड वर्कमैन है आर नोट अ परमानेंटली डिप्राइव्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब परमानेंटली कोई ऐसा नहीं कि काम करेगा, अपनी मर्जी से काम कर रहा है। ठीक है। अगला आ गया पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट इन केस ऑफ डेथ, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। भाई मैंने तो बताया तो था, अभी ऊपर याद है क्वेश्चन, पिछले वीडियो में बताता हूँ, यहाँ भी बता देता हूँ, कोई बात नहीं, आया था। क्या बोलता है, कहता दिस petition to be benefits when a woman die during a after child birth। मतलब ये जो पेटिशन है ये क्या करता है, केस ऑफ डेथ, मतलब ये उसके लिए है जिस केस में कि डिलीवरी के टाइम पे जो मदर होती है उनकी डेथ हो जाती है, वोमेन जो होती है उनकी डेथ हो जाती है, उसके लिए बोला गया। कहता है सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 and section 4 subsection 4 section 5 3 and 5 4 of the mandatory benefit act, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, दोनों सेक्शन बात करते हैं। पहला सेक्शन कहता है पेमेंट ऑन डेथ ड्यूरिंग द डिलीवरी। कहता है पेमेंट ऑन डेथ ड्यूरिंग द डिलीवरी, कहता है पेमेंट कब होगा, जब डिलीवरी के टाइम पे अगर डेथ हो जाती है। इफ वुमेन डाई ड्यूरिंग द डिलीवरी और इमीडिएटली आफ्टर, मतलब तुरंत बाद में, मैटरनिटी बेनिफिट्स इज पेड फॉर एक्चुअल डेज वर्क ओनली।
कहता है जितने दिन तक उसने काम किया हो वो दिया जाएगा, अप टू द डेट ऑफ हर डेट, अप टू द डेट ऑफ हर डेट, मतलब उसने 1 साल काम किया तो 1 साल तक जितना काम किया, जितनी उसकी सैलरी थी उतनी उसको उसके डेथ पे मिल जाएगी, उसके जो डिपेंडेंट पर्सन होंगे। सेक्शन 4 बात करता है चाइल्ड सर्विव मदर्स, चाइल्ड सर्वाइव मदर। कहता है इफ द वोमेन डाई बट द चाइल्ड सर्वाइव द मैट्रिमोनिटी बेनिफिट फॉर द एंटायर एलिजिबल पीरियड इज पेबल टू द नॉमिनी और लीगल हायर। पेबल किसको होगा? नॉमिनी को और लीगल हायर को पेबल किया जाएगा, ये सेक्शन 4 कहता है, ताकि जो चाइल्ड हो वो सरवाइव कर सके मदर के बिना, मदर तो है नहीं उसके लिए। बोला गया इसका बेनिफिट क्या होता है? मेडिकल बोनस, वेजेस ऑफ मैट्रिमोनियल लेवल्स, लीव्स फॉर बदल लेते थोड़ा सा, लीव्स फॉर मिस केयरिंग और इलनेस ड्यू टू प्रेगनेंसी, नर्सिंग ब्रेक्स इफ चाइल्ड सर्वाइव, चाइल्ड अगर सर्वाइव कर जाता है तो। केस लो है इसका बहुत अच्छा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस फीमेल वर्कर, मास्टर रोल है इसका। सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंडेड मैटरनिटी बेनिफिट्स टू इवन कैजुअल वर्कर्स, कैजुअल वर्कर के लिए उसने क्या करता है? एक्सटेंड कर दिया था मैटरनिटी बेनिफिट्स को। क्वेश्चन नंबर 13 नेशनल एक्सटेंशन डॉक्ट्रीन। अब यार डॉक्ट्रीन तो समझ में आ ही गया होगा, कैपिटल कंपनी लोग का पेपर दे के आए हो, डॉक्ट्रीन का तो पता चल ही गया होगा भाई, हैं? काल्पनिक विस्तार सिद्धांत। एक तो हिंदी, किसी ने मुझसे बोला भाई हिंदी में पढ़ाओ, मैंने कहा भाई हिंदी में मैं ही नहीं पढ़ पाऊंगा, इंग्लिश में इतने बड़े बड़े वर्ड होते हैं कि बोलते बोलते जुबान लड़खड़ानी शुरू हो जाती है। हिंदी में तो पढ़ूंगा तो मुझे लगता है कि मैं ये कोई वर्षों लग जाएंगे पढ़ के ये समझने में कि मैं क्या ही समझाऊं, क्या ही बताऊं, वर्ड इज बोल नहीं पाऊंगा। काल्पनिक विस्तार सिद्धांत है ना, यहाँ तो नेशनल एक्सटेंशन डॉक्ट्रिन बोल दिया इजी में, है बड़ा सिंपल से लगा, उसमें तो कितना लंबा खींचना पड़ रहा है। ठीक है चलो, कहता है नेशनल एक्सटेंशन डॉक्ट्रिन, ये क्या कहता है? कहता है दिस इज अ लीगल डॉक्ट्रिन यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर इंजरी डेथ आउटसाइड वर्कर आवर्स आर स्टिल वर्क रिलेटेड फॉर कंपनसेशन पर्पस, कंपनसेशन पर्पस होता है। व्हाट इज द डॉक्ट्रिन? डॉक्ट्रिन क्या है? कहता है द प्रिंसिपल स्टेट द वर्कमैन मे बी कंसीडर ऑन ड्यूटी, क्या बोला? प्रिंसिपल स्टेट द वर्कमैन मे बी कंसीडर ऑन ड्यूटी इवन आउटसाइड द एक्चुअल वर्क प्लेस या वर्किंग आवर। कहता देखो ये मान लेते हैं कि जो वर्कर है वो ड्यूटी पे है, कंसीडर कर लेंगे कि वो ड्यूटी पे है जब वो आउटसाइड द वर्क प्लेस से बाहर हो या वर्किंग आवर्स के अंदर हो। ठीक है, तो हम ये मान लेंगे कि वो बाहर है तो हम उसको इसके अंदर काउंट कर लेंगे, उसमें कंपनसेशन उसको दे सकते हैं। कंपनसेशन देने का पर्पस होता है। बोला क्या? ही इज ऑन द वे फ्रॉम द वर्क, मतलब पहला कंडीशन ही इज ऑन द वे टू अवर फ्रॉम वर्क, मतलब मैं घर से निकला ऑफिस जाने के लिए, तो ये मान लिया जाएगा कि अगर मुझे रास्ते में कुछ होता है तो मुझको कंपनसेशन मिलेगा। ही इज परफॉर्मिंग एन एक्ट इंसिडेंटली टू हिज एम्प्लॉयमेंट, क्या कह रहा है? मैं परफॉर्म कर रहा हूँ एक एक्ट और उसमें जो मुझे इंसिडेंटल टू हिज एम्प्लॉयमेंट, और एक्सीडेंट होता है उसके एम्प्लॉयमेंट के कहने के ऊपर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। ही इज प्लेस अंडर द कंट्रोल ऑफ डायरेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयर, वो अगर मैं कहीं पर हूँ ऐसे प्लेस पे हूँ जो कि कंट्रोल है किसके? एम्प्लॉयर के, मतलब एम्प्लॉयर ने मुझे बोला तुमको यहाँ रहना, और वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी का कंट्रोल किसके उसमें है? एम्प्लॉयर के उसमें, और वहाँ अगर मुझे कुछ होता है तब भी मेरा कंपनसेशन बनेगा। ओरिजिन क्या बोला गया? इंट्रोडक्शन अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, ये कहाँ गया? इंट्रोड्यूस किया गया। ये बात कहाँ इंट्रोड्यूस करी गई? वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर। कौन सी बात? नेशनल एक्सटेंशन डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया गया वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के द्वारा। नाउ एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923, और अभी कहाँ पे है? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंदर। की कंडीशन क्या है? कहता है टाइम एंड प्लेस रिलेवेंस करता है। भाई टाइम एंड प्लेस क्या है? रिलेवेंस करता है कि टाइम और प्लेस, वर्किंग आवर होना चाहिए और प्लेस वर्क एरिया का प्लेस होना चाहिए। बोला एक्सीडेंट मस्ट एक्वर क्लोज द टाइम एंड द प्लेस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। कहते द एक्सीडेंट मस्ट एक्वर क्लोज इन टाइम एंड प्लेस टू
प्लेस टू एम्प्लॉयमेंट। कहता है एम्प्लॉयर कंट्रोल, द एम्प्लॉय मस्ट बी अंडर इम्प्लाइड कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयर। क्या बोला गया? एम्प्लॉयर कंट्रोल, द एम्प्लॉय मस्ट बी अंडर इम्प्लाइड कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयर। ये दो कंडीशन फॉलो कर रहा है, पहला टाइम और प्लेस, रिलेवेंट प्लेस, और दूसरा एम्प्लॉयर और कंट्रोल। क्या जहाँ वो रह रहा है इम्प्लाइड हो कि वो कंट्रोल हो एम्प्लॉयर के उसके अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट केस लो है, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। बोला गया डिस्पोजल ऑफ अनऑथराइज डिडक्शन पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। कहता है डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब क्या है? डिस्पोजल ऑफ अनऑथराइज डिडक्शन पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। क्या बोला गया? अनऑथराइज डिडक्शन रेफर टू द एनी वेजेस कट नॉट परमिटेड बाय द एक्ट। कहता कोई ऐसा वेजेस जो कि काट दिया गया जो कि परमिटेड एक्ट से नहीं है। बोला गया क्या है? रिलेवेंट सेक्शन, सेक्शन 7 बात करता है परमिशन डिडक्शन की, सेक्शन 15 बात करता है क्लेम ऑफ रॉन्गफुल डिडक्शन। किसकी बात करता है? क्लेम ऑफ रॉन्गफुल डिडक्शन। सेक्शन 7 कहता है परमिसेबल डिडक्शन, कहता है ओनली द फ्लोइंग डिडक्शन आर अलाउ, फाइन या अब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। मतलब उस पर कोई फाइन लगा गया या ड्यूटी के लिए जॉब पे नहीं आया तो उसकी डिडक्शन को हम काट लेंगे, जिसको परमिसेबल डिडक्शन है, जो कि पेमेंट एंड वेजेस एक्ट में कहता है भैया अगर वो नहीं आ रहा है तो उसको सैलरी काट लो, छुट्टी कर रहा है तो। दूसरा फाइन, कि अगर वो काम में कुछ गलत कर रहा है तो जो आपके फाइन, जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई फाइन मेंशन है तो आप वहाँ से उतना फाइन काट सकते हो। ये तो परमिसेबल डिडक्शन है, ठीक है। एक होता है सेक्शन 15 में जो क्लेम फॉर रॉन्गफुल डिडक्शन। कहते हैं जो क्लेम होता है जो रॉन्गफुल डिडक्शन होता है, फाइन भी देखो नीचे भी, फाइन के अलावा और भी चीज़ें, डैमेजेस, लॉसेस ऑफ एम्प्लॉयर, हाउस एकोमोडेशंस, है ना, एडवांस, इनकम टैक्स, प्रोविडेंट फंड या कॉर्पोरेटिव सोसाइटी ड्यूज, कोई कॉर्पोरेटिव सोसाइटी उसकी ड्यूज है, या एनी अदर डिडक्शन इज लीगल। कोई भी ऐसा डिडक्शन जो कि लीगल है वो काट सकता है, वो परमिसेबल है सेक्शन 7 पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के द्वारा। देखो प्रॉब्लम कहाँ हो रही पता है सेक्शन याद करने में, जहाँ पे इसमें ना हमारा जो पेपर है लेबर एंड इंडस्ट्रियल, इसमें कई सारे सेक्शन है, पेमेंट वेजेस एक्ट है, कंपनसेशन अलग है, इंडस्ट्रियल ड्यूटीज एक्ट अलग है ना। तो 3-4 मतलब करीब से करीब 7 लो है हमारे इसके अंदर, ईपीएफ का अलग है। इस वजह से सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाली सेक्शन को कहाँ याद करें, कैसे याद करें। तो वर्ड टू वर्ड सेक्शन याद करोगे तो याद हो पाएगा। अब बोला गया सेक्शन 15 डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स, किसकी बात करता है? डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स, जो क्लेम हो उसकी डिस्पोजल किया। अनऑथराइज अपॉइंटमेंट, कहता है स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट एन अथॉरिटी, लेबर कमिश्नर, जज एक्सेट्रा टू हर वेजेस रिलेटेड टू कंप्लेंट्स, है ना, जो उसका वेज रिलेटेड कंप्लेंट, जो कंप्लेंट हो उतना वो ले सकता है, ठीक है। फाइलिंग अ कंप्लेंट, कंप्लेंट फाइल कोई कर सकता है विद इन 12 मंथ ऑफ द डिडक्शन। कहता है जब पैसा काटा गया ना, मान ली एम्प्लॉयर ने पैसा काट लिया, मेरा फालतू पैसा काट लिया, तो मैं 12 महीने के अंदर अंदर केस कर सकता हूँ। वर्कर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव या ट्रेड यूनियन कैन फाइल, कहता है जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी फाइल कर सकता है या ट्रेड यूनियन भी केस को फाइल कर सकता है। पेनल्टी क्या है इसकी? कहता है इफ द डिडक्शन इज फाउंड अनऑथराइज द अथॉरिटी मेड अ ऑर्डर, अथॉरिटी क्या करेगी? ऑर्डर देगी, रिफंड द अमाउंट डिडक्शन, रिफंड करने के लिए अमाउंट, और कंपनसेशन अप टू 10 टाइम द डिडक्शन अमाउंट। मान लो कि भाई केस जीत गया तो पेनल्टी के रूप में क्या होगा? तो जो अथॉरिटी होगी वो क्या बोलेगी? रिफंड करो उसके अमाउंट को 10 टाइम, मतलब 10 गुना उसको कंपनसेशन दो। केस लड़ने में भी तो टाइम लगा होगा ना उसको इस चीज़ के लिए। फिर हो गया अपील प्रोविजन, क्या है? कहता है इधर पार्टी में अपील टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन 30 डेज। मान लो अगर उसके कोर्ट अपील, जो उसने अथॉरिटी में गया, जो एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉयर की जो अथॉरिटी थी, ट्रिब्यूनल थी, वहाँ गया ट्रिब्यूनल के पास, तो वहाँ से उसको रिप्लाई में तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है, 30 दिन के अंदर। ऑब्जेक्ट प्रमोट एंड फेयर इरेजिडियल ऑफ द रॉन्गफुल वेजेस डिडक्शन, बस सीधी सी बात है, यही ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट उतना नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियन प्रोसेस। भाई ये भी बता रखा है मैंने ये भी बता रखा है ट्रेड यूनियन का प्रोसेस भाई। चलो अब आ गया तो फिर से बता ही देते हैं, पीछे क्वेश्चन में भी मैंने बता रखा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन सेक्शन 4 to 9 बात करता है। एलिजिबिलिटी क्या बोलता है? कहता है मिनिमम 7 वर्कर होना चाहिए ऑन द एस्टेब्लिशमेंट कैन अप्लाई। एप्लीकेशन किसके? सेक्शन 5 के अंदर देंगे। एप्लीकेशन कैन टू रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इंक्लूडिंग यूनियन नेम, एड्रेस, हेड ऑफिस और नेम, ऑक्यूपेशन एंड एड्रेस ऑफ द ऑफिस बियरिंग कॉपी ऑफ रूल
कहता है रूल सेक्शन 6 कहता है यूनियन मस्ट हैव रूल कवरिंग नेम, ऑब्जेक्ट, मेंबर, टर्म्स, मीटिंग्स एंड इलेक्शंस, फंड यूजेस, ऑडिट, अपॉइंटमेंट। ठीक है। रजिस्ट्रार ऑफ पावर सेक्शन 8 बात करता है रजिस्ट्रार कैन वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स एंड आस्क टू द क्लेरिफिकेशन, ये रजिस्ट्रार के पास पावर होती है। फिर बोला क्या सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन सेक्शन 9 बात करता है, कहता है ऑन सेटिस्फेक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन गिव टू द यूनियन लीगल स्टेटस, उसको एक मिल जाएगा क्या लीगल स्टेटस। फिर बोला गया रिकॉग्नाइज ऑफ द ट्रेड यूनियन, रिकॉग्नाइज ऑफ द ट्रेड यूनियन नॉट इन ट्रेड यूनियन एक्ट बट अंडर आईडी एक्ट एंड स्टेट रूल्स। Recognize of means form acceptance by the employer to deal with the union in collective bargaining। collective bargaining मतलब कोई भी बार्गेनिंग होगा तो हम ट्रेड यूनियन से बात कर सकते हैं, जरूरी नहीं है एक एक एम्प्लॉय से बात करने की जरूरत है, सब उसी से बात कर सकते हैं। बोला गया महाराष्ट्र मॉडल मुंबई इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट, बोला गया यूनियन नीड सपोर्ट टू एटलीस्ट 30% ऑफ वर्कर रिकॉग्नाइज फॉर 2 ईयर, एम्प्लॉयर मस्ट नेगोशिएबल ओनली विद द रिकॉग्नाइज यूनियन, वहाँ रिकॉग्नाइज यूनियन से ही बात करते हैं। दूसरा बोलेगा स्टेट ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, इसके अंदर ये क्या है कोड है, जैसे एक्ट होता है ना तो ऐसे कोड होता है, तो ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है 2020 का। टॉक अबाउट द नेगोशिएबल यूनियन एंड नेगोशिएबल काउंसिल यूनियन विद इन 51%, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको काट देता हूँ क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है ऐसा कुछ, तो हम इसको काट सकते हैं। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन था वो हमने यहीं पे ख़त्म कर दिया, इतने में रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन एक्ट यहाँ तक ख़त्म हो गया, ट्रेड यूनियन तक की बात करी थी उसने। ठीक है, ये भी जो है हमारा ये हमारा क्वेश्चन आंसर का पार्ट नहीं है। क्लियर, हम ये कर सकते हैं कि लॉ कौन से लग रहे हैं, राइट्स कौन से हैं, मैट्रिविलन, तो आप याद कर सकते हो जब हमारे पास ये आए तो, मतलब ये शॉर्ट तरीका है याद करने का, कि अपने ऊपर याद कर लिया, यहाँ पे अपने आप के रिवाइज कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, व्हेन कैन सर्विस और वर्कमैन बी टर्मिनेटेड ड्यूरिंग द स्ट्राइक। कहता है स्ट्राइक के टाइम पे जब वर्कमैन को टर्मिनेट किया जा रहा है उसकी सर्विस से, बोला गया अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 द टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ वर्कमैन ड्यूरिंग अ स्ट्राइक इज एड्रेस द एक्ट प्रोविजन स्पेसिफिक गाइडलाइन ऑन हाउ व्हेन सच सर्विस कैन बी टर्मिनेटेड, द मेन रूल गवर्निंग द टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ड्यूरिंग द स्ट्राइक ऑफ द फॉलो, उसे रूल फॉलो करना पड़ेगा, मेन रूल, कि वो स्ट्राइक के टाइम पे अगर किसी भी वर्कमैन को क्या कर रहा है टर्मिनेट कर रहा है। तो स्ट्राइक एंड लीगल प्रोटेक्शन क्या कहता है, अंडर सेक्शन 2Q ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट स्ट्राइक इज अ डिफाइंड एज अ सेशन ऑफ वर्क बाय अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय with all objective purpose the employer into accepting their demands. If strike is legal, the employer cannot immediately terminate worker of participating in the strike। मतलब कहता है कि when can service of workmen be terminate during the strike, कहता है जब वर्कमैन को टर्मिनेट किया जा रहा है, जब वो क्या कर रहे हैं सर्विस ऑफ वर्कमैन को तब टर्मिनेट किया जब वो स्ट्राइक में हो। तो इसको सपोर्ट करता है कि अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 द टर्मिनेशन ऑफ द वर्कमैन ड्यूरिंग द स्ट्राइक इज एड्रेस द एक्ट स्पेसिफिक गाइडलाइंस है कि हाउ मच सच द कैन बी टर्मिनेटेड, मेन रूल गवर्निंग द टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ड्यूरिंग द स्ट्राइक आर एज फॉलो। कहता है स्ट्राइक एंड लीगल प्रोटेक्शन क्या है, लीगल प्रोटेक्शन क्या है, तो बोला गया स्ट्राइक एंड लीगल प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 2Q ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्ट। स्ट्राइक का मतलब क्या है, स्ट्राइक के मतलब को बताता है, डेफिनेशन को बोलता है स्ट्राइक एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय है जो कि ऑब्जेक्ट है वो कर सकता है एम्प्लॉयर टू एक्टिंग द डीम्ड। इफ द स्ट्राइक इज लीगल द एम्प्लॉयर कैन नॉट इमीडिएटली टर्मिनेट ऑफ द सर्विस। मतलब अगर स्ट्राइक लीगल है ना, देखो इलीगल स्ट्राइक है जिससे जो सेक्शन 26 में डिफाइन किया गया है कि अगर इलीगल है तो उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, अगर लीगल है तो उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। अब बोला गया इलीगल स्ट्राइक एंड टर्मिनेशन, वो तो लीगल था, ये इलीगल है।
कहता है इलीगल स्ट्राइक एंड टर्मिनेशन। इफ द स्ट्राइक इज डिमांड इलीगल, कहाँ डिफाइन किया गया है 2Q के अंदर, द एम्प्लॉयर हैज द राइट टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन। एम्प्लॉयर क्या कर सकता है? डिसिप्लिनरी एक्शन इंक्लूडिंग टर्मिनेशन अगेंस्ट द वर्क हु पार्टिसिपेट इन स्ट्राइक। अगर कोई इलीगल स्ट्राइक चल रहा है और उसको टर्मिनेट करना है तो जो एम्प्लॉयर है वो डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है, इंक्लूडिंग टर्मिनेट भी कर सकता है अगेंस्ट वर्कर हु पार्टिसिपेटेड इन द, जो उन वर्करों के अगेंस्ट जो पार्टिसिपेट है किसके अंदर? स्ट्राइक के अंदर। नो टर्मिनेशन ड्यूरिंग द लीगल स्ट्राइक। अगर लीगल स्ट्राइक है तो टर्मिनेट नहीं कर सकता। ये बात कौन करता है? ये बात करता है हमारा सेक्शन 33। सेक्शन 33 इसके बारे में बात करता है कि भाई सेक्शन 33 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट प्रोहिबिशन एन एम्प्लॉयर फॉर टर्मिनेटिंग और चेंजिंग द कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वर्कमैन ड्यूरिंग अ लीगल स्ट्राइक और लैकआउट। स्ट्राइक और लैकआउट के बारे में भी मैंने बता रखा है कि लैकआउट क्या होता है, स्ट्राइक क्या होता है, और मैंने दोनों को डेफिनेशन भी दिया है। लैकआउट को सेक्शन 2I में डिफाइन किया गया है, ठीक है। स्ट्राइक को Q में डिफाइन किया गया है। डेफिनेशन भी बताइए मैंने अलग से। 4 मार्क्स में अगर लैकआउट आ जाए तो लिख लेना, चांसेस हैं आने के, तो पढ़ लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। प्रायर परमिशन ऑफ द अप्रोप्रिएशन गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी, उसको परमिशन लेना पड़ेगा टर्मिनेट करने से पहले। टर्मिनेशन आफ्टर द स्ट्राइक, अगर स्ट्राइक हो गया उसके बाद टर्मिनेट कर दिया। वंस स्ट्राइक इज कॉल्ड ऑफ और डिक्लेयर इलीगल, द एम्प्लॉयर कैन डिसाइड टू वेदर to terminate or take a disciplinary action against the employees involved subject to provision of section 33 and other relevant law। वो स्ट्राइक ले सकता है। स्ट्राइक का मतलब भैया यहाँ हिंदी में लिखा रखा है, हड़ताल है, टर्मिनेशन है, लीगल समाप्ति, लीगल कानूनी और वैध, एम्प्लॉय मतलब नियुक्ति। चलो क्वेश्चन नंबर 17, ये थोड़ा सा 10 मार्क्स का है। अब कहोगे सर ये तो बहुत छोटा छोटा, भाई ये लग छोटा रहा है क्योंकि थोड़ा सा मैंने वैसा कर दिया, इसको थोड़ा खोल दिया जाए ना तो बड़ा वाला लगेगा। 10 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है। देखो ना भाई 10 मार्क्स के लिए 200 वर्ड बोलता है ना, गिनो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13, मतलब भाई 10 वर्ड हैं 10, ठीक है। 10 से 12 वर्ड हैं, 13 वर्ड माने 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन में, तो 110 लाइनों में तो लिखी थी तुमने, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं लिखने के लिए, तो मैं क्या ही लिखता। बोला गया प्रोविजन ऑफ रिगार्डिंग इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। क्वेश्चन है भाई, समझ लो इतने सारे एक्ट लगे हुए कि तुम्हें ये याद करना पड़ जाएगा कि हमारे सिलेबस में एक्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। बोला गया द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 वाज इनेक्टेड टू इम्प्लीमेंटेड जनरल discrimination in the payment of wages। the main provision of the act are सेक्शन 4 में सेक्शन 5 सेक्शन 6 7 और 8। अगर ये आए तो अब सीधे से लिखना 5 6 7 8। प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ सेक्स, रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स, पेनल्टी फॉर वायलेशन और गवर्नमेंट रूल। तो बोला गया सेक्शन 4 जब प्रोहिबिशन की बात करता है तो बोलता है नो लॉन्गर, क्या बात करता है? नो लॉन्गर सेल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वोमेन इन द पेमेंट ऑफ वेजेस, सेम वर्क और सेम सिमिलर नेचर। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर एक कंपनी के अंदर एक मैन और वोमेन काम कर रहा है तो उसको बोला प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्स, कहता है एम्प्लॉयर कैन नॉट रिड्यूस द वेजेस ऑफ मेल या फीमेल एम्प्लॉय टू इक्वलाइज वेजेस बिटवीन द जेंडर। जेंडर बेस पे भी आप सैलरी को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। रजिस्टर एंड रिकॉर्ड, कहता है एम्प्लॉयर आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन रजिस्टर और रिकॉर्ड टू सो कंप्लाइंसेस विद द एक्ट। इस एक्ट के द्वारा उसको कंप्लाइंसेस दिखाने पड़ेंगे। एम्प्लॉयर हु वायलेट द प्रोविजन ऑफ एक्ट आर लायबल टू पेनल्टी इंक्लूड फाइन एंड इम्प्रिजमेंट। उसे भाई फाइन भी देना पड़ सकता है, उसको जेल भी हो सकता है। बोला क्या गवर्नेंस रूल, द गवर्नमेंट में डायरेक्ट में एम्प्लॉयर टू पे इक्वल रिम्यूनरेशन एंड में ऑल्सो टेक अ स्टेप टू इनसिक्योर कंप्लाइंसेस। बस यही था, इसका हिंदी हिंट यहाँ दे रखा है, खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 18, हमारा थर्ड लास्ट क्वेश्चन।
फिर हमारा खत्म। 18 क्या कहता है? कहता है प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ ट्रेड यूनियन मेंबर अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। देखो ज़्यादा तो नहीं, यूनिटी के बारे में पहले बात कर चुका हूँ, प्रिविलेज के बारे में अभी बात कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को रखने का मतलब बस ये इतना था कि इसने प्रिविलेज एंड यूनिटी ऑफ द ट्रेड यूनियन मेंबर अंडर द एक्ट 1926 इसमें डाल दिया था, इसलिए मैंने इसको दोनों को मिक्स करके लिखा कि क्वेश्चन अच्छा है, तो इसलिए मैंने दोबारा इसको रिपीट करवा दिया। बोला गया ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 regulated the formation and function of trade union in India. Under the act, member of trade union are granted specified privilege and immunities। मतलब क्या बोला गया? कह रहा है ये जो ट्रेड यूनियन था इसने क्या करा, कुछ स्पेसिफाई ग्रांट दिया यूनियन को, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज दी। क्या बोला गया? कहता लीगल इम्यूनिटी फॉर यूनियन एक्टिविटी, एक लीगल इम्यूनिटी दी गई किसके लिए? यूनियन को एक्टिविटी करने के लिए। सेक्शन 17 इसकी बात करता है ऑफ द ग्रांट इम्यूनिटी टू यूनियन मेंबर्स फॉर बीइंग यूज, है ना, सूट फॉर एक्टिविटी दैट फाइल विद इन द लीगल फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेम केस कर सके लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रेड यूनियंस फंक्शन दिस यूनिटी एक्सटेंड टू एक्शन दैट वुड अदरवाइज बी अनलॉफुल लाइकली ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स। कोई अनलॉफुल क्या कर सके, वो ऑर्गेनाइज कर सके स्ट्राइक को। कोई कॉल कर रहा है यार शायद। ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम सिविल सूट्स अंडर सेक्शन 18 मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन आर प्रोटेक्ट फॉर सिविल सूट्स। मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है भाई अगर वो सिविल केस होता है तो उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। डैमेज द मे बी रेज ड्यू टू कलेक्टिव एक्शन लाइक स्ट्राइक ऑफ प्रोटेक्शन, स्ट्राइक से और उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। एक्सेप्शन ऑफ द इनकम टैक्स, एग्जाम्पशन फ्रॉम द इनकम टैक्स। क्या बोला? अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फंड रिसीव बाय द ट्रेड यूनियन ऑफ द पर्पस promoting the welfare and worker and not taxable providing union with the financial immunity, right to from union. The act guarantee to work the right to form or join a trade union, ensure they can be collective bargaining with employees। कहता है फंड यूनियन क्या बोलता है? यूनियन हैव द राइट टू रेज फंड फॉर देयर ऑपरेशन इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन from member and such fund cannot be seized by the government without due process। मतलब बिना ड्यू प्रोसेस के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकता है? उसको यूनियन फंड दे सकता है। ठीक है। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था प्रिविलेज और यूनिटी के बारे में बताना था। हमने यहाँ बता दिया उसको क्या प्रिविलेज और यूनिटी मिल रही है इस एक्ट के द्वारा, है ना। ये सारी चीज़ हमने इसको बता दी। अगला क्वेश्चन नंबर 19, और ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा सेक्शन पार्ट बी कंप्लीट हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि सेक्शन सी की वीडियो आए और आपको सबसे पहले पता चले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मेरी वीडियो आपको कितनी अच्छी लग रही है, कितने चेंजेस करने की ज़रूरत है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन 5-6 पॉइंट लिख के चल रहा हूँ, वैलिड पॉइंट लिख के चल रहा हूँ, इसके लिए सफिशिएंट है। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 सेटिस्फाइड एंड एप्लीकेबिलिटी। बहुत बढ़िया। कह रहा है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहा है, जिसके स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या है, जो कि एक्ट 1946 सर्टिफिकेशन एंड एप्लीकेशन। क्या सर्टिफिकेशन होता है, क्या इसका एप्लीकेशन होता है, उसके बारे में बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर इसका हमारा लास्ट क्वेश्चन और ये हमारा सेक्शन सी आ जाएगा। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। जी बात करें द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 mandate the adoption of the standing order in industrial establishment to the regulate the condition of employment। ये एक स्टैंडिंग ऑर्डर है जो कि सभी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश जो कि इंडस्ट्री में हैं, काम कर रहे हैं, उनको कंडीशन टू इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। पहला सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। दूसरा एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। तीसरा कैन नॉट बी स्टैंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं। चौथा मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर की बात करते हैं। पांचवा
पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंसेस, मैं इसको क्लियर ही कर देता हूँ, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंस को साथ के साथ है। कहता है एम्प्लॉयर हु फेल टू अडॉप्ट या इम्प्लीमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एज रिक्वायर्ड आर सब्जेक्ट टू पेनल्टी अंडर द एक्ट। अगर स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं करता है, जिसको इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, तो उसको पेनल्टी भी मिल सकती है इस एक्ट के द्वारा। क्या बोला गया सर्टिफिकेट ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर? कहता है एम्प्लॉयर ऑफ इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट आर रिक्वायर्ड टू ड्राफ्ट, उसको रिक्वायर्ड होता है ड्राफ्ट करने का स्टैंडिंग ऑर्डर, राइटिंग रूल्स बोलते हैं उसको, द कवर वेरियस एक्सेप्टेंस एम्प्लॉयमेंट, दिस ऑर्डर मस्ट बी सर्टिफाइड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। एक अप्रोप्रिएटेड अथॉरिटी जो होता है, यूजुअल ऑफ द लेबर कमीशन, आफ्टर कंसल्टेंट विथ ट्रेड यूनियन और वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव। ये मतलब जो वो स्टैंडिंग रूल्स बनाएगा, स्टैंडिंग ऑर्डर में जो रूल बनाएगा वो अप्रूव होना चाहिए गवर्नमेंट से, दूसरा कंसल्टेंट होगा ट्रेड यूनियन से और वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव से, वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव से, तब जाके वो बनेगा। एप्लीकेबिलिटी क्या कहते हैं? द एक्ट अप्लाइड टू इंडस्ट्रियल स्टैब्लिश एम्प्लॉयमेंट 100 और मोर वर्कर्स, ये तब होगा इंडस्ट्रियल स्टैब्लिश एम्प्लॉयमेंट तब होगा जब 100 और 100 से ज़्यादा वर्कर हो। हाउएवर सम स्टेट हैव एक्सटेंड द एप्लीकेबिलिटी टू एस्टेब्लिशमेंट विद द फेवर वर्कर्स, वर्कर के फेवर में होता है तो उसको एक्सटेंड भी कर देते हैं एप्लीकेबिलिटी को। कैन नॉट बी स्टैंड ऑर्डर, दिस शुड बी इंक्लूड डिटेल ऑफ द वर्किंग आवर, वर्किंग आवर उसके अंदर हो क्या क्या नोट होना चाहिए, हॉलीडेज होना चाहिए, है ना, प्रोसीजर ऑफ टर्मिनेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड अदर एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस भी इसके अंदर होने चाहिए, ये कंटेंट्स स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर होने चाहिए। मॉडिफिकेशन, इफ द स्टैंडिंग ऑर्डर नीड मॉडिफिकेशन इट मस्ट बी डन टू अकॉर्डेंस विद द प्रोसेस ऑफ डिफाइंड इन द एक्ट। इस एक्ट के अंदर डिफाइंड किया गया, भाई इसमें लिख दिया यार पहले ही, हम ये लिख सकते हैं कि एक्ट के अंदर डिफाइन किया किस तरह से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। पेनल्टी और नॉन पेनल्टी मैं आपको बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे हमारा, बहुत बढ़िया। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बेनिफिट अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। पूरी वीडियो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब मैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की बात कर रहा था तो मैंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की बात करी, जब मैं ट्रेड यूनियन की बात करता हूँ मैंने ट्रेड यूनियन की बात करी, जब मैं अदर एक्ट्स की बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ अदर एक्ट्स की बात कर रहा हूँ। मैंने जब ये क्वेश्चंस बनाए ना तो मैंने इसको इस तरीके से रखा कि जब मैं कोई क्वेश्चन कराऊँ तो ट्रेड यूनियन चले तो ट्रेड यूनियन चले, अदर एक्ट्स के आएंगे तो फिर अदर एक्ट्स के आएंगे, ठीक है, उस हिसाब से क्वेश्चन रखी है कि समझने में आसानी हो। अब ये कहता है बेनिफिट अंडर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1940 एक्ट कहता क्या बेनिफिट है? कहता था एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट प्रोवाइड द कंपनसेशन सोशल सिक्योरिटी सिस्टम टू द वर्कर इन इंडिया। द बेनिफिट अंडर द एक्ट आर एज फॉलो। क्या क्या बेनिफिट है? मेडिकल बेनिफिट सेक्शन 56 में है, ठीक है, स्किननेस बेनिफिट्स हैं, मैट्रिमिनिटी बेनिफिट्स हैं, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स हैं, पेंशन बेनिफिट्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स है। सेक्शन याद ना हो ये तो याद होगा, ठीक है, क्लियर, सेक्शन पढ़ ही लोगे, ठीक है, सेक्शन 56, सेक्शन 47, 50, 52, 50, ठीक है। बोला गया मेडिकल बेनिफिट्स, एम्प्लॉयज आर द एंड देयर डिपेंडेंट्स आर एंटाइटल्ड टू मेडिकल ट्रीटमेंट इन केस ऑफ इलनेस, इंजरी, मैटरनिटी एंड मेडिकल बेनिफिट्स इंक्लूड हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरी एंड अदर हेल्थ सर्विस। ये एक्ट कहता है, कौन एक्ट कहता है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट इस बारे में बात करता है। बोला गया एम्प्लॉय आर द एंटाइटल्ड टू केस बेनिफिट्स ड्यूरिंग द स्किन्स या इंजरी, द प्रोविजन ऑफ फंक्शन सपोर्ट व्हेन द एम्प्लॉय टू बी अनएबल टू वर्क, ठीक है। फीमेल क्या बोला? मैंने फीमेल एम्प्लॉय आर द एंटाइटल्ड टू डू मैनिटरी बेनिफिट्स इंक्लूडिंग पेड लीव्स, चाइल्ड बर्थ एंड रिकवरी, चाइल्ड के बर्थ और रिकवरी के लिए। बोलेगा डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, इफ अ एम्प्लॉय बिकम अ डिसेबल्ड ड्यू टू द लाइन इंजरी दे आर द इंटायर्ड टू कंपनसेशन, द बेनिफिट्स द अवेलेबल बोथ द टेम्प्रोरी डिपेंड्स, ठीक है। इन केस ऑफ टेम्प्रोरी कुछ नहीं था भाई, सम एम्प्लॉय इंटर, मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में लिखी हुई है, ज़्यादा कोई टफ लैंग्वेज है नहीं कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, बस सिंपल सी बात कर। जब बात बेनिफिट्स की आ जाए, बेनिफिट्स अंदर एम्प्लॉय का, तो ये 5 बेनिफिट्स, सॉरी 2 तो 4 तो 6 बेनिफिट्स याद रखना। पहला मेडिकल बेनिफिट, ठीक है,
मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबिलिटी बेनिफिट, पेंशन बेनिफिट, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, एक है स्किलनेस बेनिफिट। ये याद कर लेना, सेक्शन याद हो जाता है बेटर है, नहीं तो इनके बारे में लिख देना। इनका बारे में अगर आप लिखोगे तो मेडिकल बेनिफिट में मेडिकल की बात कर रहा है, स्किलनेस बेनिफिट की बात कर अंदर भी वो स्किलनेस बेनिफिट की बात कर रहा है, ठीक है। अगर मैट्रिक की तो मैट्रिक की बात कर रहा है, डिसेबिलिटी के बाद पेंशन के अंदर पेंशन की बात कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर, तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर की लाइन बनाने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा सोचने वाली चीज़ है। तो हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अब आप नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको सेक्शन सी का। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा और अपने दोस्तों को शेयर करके जाइएगा कि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत।